हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे BEGLA 137 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसमें मैं आपको बताऊंगी किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये ज़्यादा मतलब हार्ड बुक नहीं है, आप अगर अच्छे से समझ के करते हैं तो हो जाएगा। और इसमें वही है जो हमने पढ़ रखा है, प्रीपोजिशन, मोडाल्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, मेटाफर्स और अनसीन और सीन पैसेज। तो इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं इसमें आपको ना एक तो चीज़ बता देती हूँ, जैसे जिस टाइप के क्वेश्चन मेनली आएंगे, अब देखते हैं वो चीज़ क्या है। आपको अच्छे मार्क्स आने के लिए 3 चीज़ करनी है, जो कि है फर्स्ट, चेक योर प्रोग्रेस। चेक योर प्रोग्रेस में ना आपके सारे टाइप के आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो अगर आप वो कर लेंगे तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और आपको एग्जाम में बहुत ईजी हो करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में वो आपको क्या पूछेगा, प्रीपोजिशंस, मोडाल्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच और क्वेश्चंस, मेटाफर्स, ये उसमें पूछ सकता है, जो कि हम आगे अपनी बुक में देखेंगे। थर्ड हमारे पास जो सब मेन है वो है कि हमको ना जो डेफिनेशंस है, इसमें बुक में हमको डेफिनेशंस दी हुई हैं। हर चैप्टर में 1 to 3 डेफिनेशंस है। वो डेफिनेशंस आपको अच्छे से करनी है, डेफिनेशंस ना पेपर में पूछी गई हैं पहले भी। इसका एक ऐसा ही सिमिलर एक और कोड है जो ओल्ड सिलेबस में है, तो मैं आपको वो लास्ट में बता दूंगी। ओके, मेरे को भी वो माइंड से याद नहीं है। तो अभी हम देखते हैं कि किस तरह से हमें सारी यूनिट कवर करनी है इजी वे में, जो आपका अच्छे से हो जाए। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ होगा। अब जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी मोस्टली आपको, अब आपने पूरी बुक पढ़ ली है। ओके, तो अब जो मैं बताऊंगी वो आप वो उनके लिए, पहली बात तो जिन्होंने बुक नहीं पढ़ी है, जिनको सिर्फ पास होना है, और दूसरी बात जिन्होंने पढ़ लिया और वो ये क्वेश्चंस करते हैं, तो आई एम 100% श्योर कि वो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या है, इस टॉपिक में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इसमें ना आप इन दोनों की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, तो आप ये याद कर ले किस तरह से लैंग्वेज हमें थ्रू लिटरेचर इस बुक में समझाई हुई है, वो इसमें हमें दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे ना स्पीच और राइटिंग में आपको एक डिफरेंस दिए हुए हैं। ऐसा ना पहले कई बार देखा हुआ है, कैसे जो डिफरेंस दिए होते हैं ना वो मेनली आए जाते हैं, तो आप कोई चांस नहीं लेना है हमको, तो हमको इसको लर्न कर लेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देन यहाँ पे है लिटरल वर्सेस मेटाफोरिकल मीनिंग। तो इसमें ना हमें मेटाफर की डेफिनेशन दी हुई है, मेटाफर यही। ठीक है, मेटाफर मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होता है। मेटाफर होता है जब हम एक चीज़ को ना किसी चीज़ से कंपेयर करते हैं। लाइक यहाँ पे एग्जांपल है, डोंट बार्क लाइक दैट। अब हमने एक इंसान को कंपेयर करा है डॉग के बार्किंग से, डॉग भौंकने के, बार्क मतलब भौंकना। तो हमने कहा है कि कुत्ते की तरह मत भौंको। ओके, तो हमने ना उसको कंपेयर करा है, इसको ही कहते हैं मेटाफर। ज़्यादातर ये हम पोएम्स में देखने को हमें ये मिलता है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ लेंगे। अब जैसे ना इसमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो एक बार ये आप एग्जाम्पल सिर्फ रीड थ्रू आपको ही करना है, क्योंकि अगर एग्जाम में आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर एक बार आप रीड भी कर लेंगे ना, तो भी आप एग्जाम में इसको कर पाएंगे। तो ऐसे जो एग्जाम्पल्स है ना, उनको प्लीज स्किप ना करें। ओके, तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मल्टीपल मीनिंग्स। अब इसमें ना जो टॉपिक है, इसमें आपके हर टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। या तो वो आपसे सीधा पूछ सकता है कि इनके 2 या 3 मीनिंग बताओ सेम उसके वर्ड के, या फिर आपसे पूछ सकता है कि फिलिंग द ब्लैंक्स भरिए, या फिर आपको पूछ सकता है कि सेंटेंस बनाइए, कि इस वर्ड के हमें 3 सेंटेंस बनाइए, अलग अलग जो मीन को हमें दिखा दो। ठीक है, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जो एक इसका मेन चेक योर प्रोग्रेस है, जिस टाइप के क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, वो है पेज नंबर 30 पे, ये वाला। इसमें आपको पूछा हुआ है जैसे वायर, तो इसमें लिखा हुआ है कि वायर के 2 मतलब बताओ और दोनों मतलब का एक एक सेंटेंस बनाओ। वैसे तो आपको सारी चेक योर प्रोग्रेस करनी है, लेकिन और उसके आंसर्स भी दिए हुए हैं, तो आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, लेकिन जो मैं बता रही हूँ वो जरूर करनी है। ठीक है, चेक योर प्रोग्रेस ये वाली पेज नंबर 30 पेज पर। देन वी हैव ये वाली चेक योर प्रोग्रेस पेज नंबर 31। ऐसे क्वेश्चंस आपके जरूर आएंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें ये है नाउन के, वर्ब के, नाउन के। ओके, तो इसमें आपको मिक्स दिया हुआ है, आपको या तो सिर्फ नाउन के आ सकते हैं, या फिर सिर्फ वर्ब के भी आ सकते हैं, और या मिक्स भी आ सकते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। ओके, तो हम देखते हैं मिक्स्ड वर्ब और मिक्स्ड जो इसके मीनिंग है, ये वाला आपको जरूर करना है। आपको ये फर्स्ट यूनिट में मिल जाएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट। अब वी हैव पेज नंबर 34, फ्रेजल वर्ब्स। इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं कि जैसे कि यहाँ पे लिखा है टेकअप, तो ये फ्रेजल वर्ब है। ये टेकअप है ना, एक साथ ही आएगा। आप टेक उड, टेक इन ऐसे नहीं लिख सकते हैं। टेक अप के इनका एक पेयर होता है और ये पेयर हमेशा साथ ही आते हैं, इनको कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स। इनके एक पर्टिकुलर मीनिंग होते हैं, जैसे यहाँ पे टेक अप का मीनिंग बताया हुआ है, डिस्कस, रेज कंसिडरेशन ऑफ, मतलब उस चीज़ को डिस्कस करना, उस चीज़ को बढ़ावा देना। ठीक है, तो यहाँ पे बीन, टेकन इन। ठीक है, तो ये ना फ्रेजल वर्ब्स हैं, और ऐसे आपके ना एग्जाम्स में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के तौर पे पूछा हुआ। जैसे हम यहाँ पे इसका एग्जांपल देखते हैं, प्लीज टेक ऑफ योर कोट। अब हम यहाँ पे ऑफ लिखेंगे, इसका जो फ्रेजल वर्ब है जो इसके साथ हमेशा आता है वो होता है टेक ऑफ योर कोट। अब हम कुछ और लिखेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। इसके साथ अगर टेक ऑफ आता है, किसी चीज़ को उतारना, टेक ऑफ। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, टेक ऑफ कर लिया प्लेन ने, तो किस चीज़ को उतारना। ऐसे ही आपके फ्रेजल वर्ब्स होते हैं जो एक साथ ही आते हैं। ठीक है, चेक योर प्रोग्रेस में ना बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स लिखे हैं। डोंट गिव इन, मतलब डोंट गिव इन मतलब क्या कहते हैं उसको, हार नहीं माननी है, डोंट गिव इन। देन द एंजल गिव्स ऑफ, गिव्स ऑफ मतलब उसने हार मान ली है।
कवर अप द एविल डीड, मतलब एविल डीड मतलब गलत काम, उन्होंने गलत काम को छुपाने की कोशिश की है। अब हम बोलते हैं ना आई फेल फॉर अ ब्यूटीफुल गर्ल, आप लोग बोलते हो बॉयज़, तो ना आई फेल फॉर मतलब ये मतलब नहीं कि मैं उसके लिए गिर गया, ये मतलब है कि मैं उसको पसंद करने लग गया। तो ये ना एक पर्टिकुलर फ्रेजल वर्ब्स होते हैं और ऐसे ना एग्जाम्स में भी आने के चांसेस है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी ग्रामर में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब नाउन एंड एडजेक्टिव तो हमें पता है इंपॉर्टेंट होते ही हैं, चाहे वो हमारी 12th की ग्रामर हो चाहे वो हमारी ग्रेजुएशन हो। तो इसके क्वेश्चंस भी फिलिंग द ब्लैंक्स या फिर सेंटेंस मेकिंग में आ सकते हैं। पेज नंबर 37, नाउन एंड एडजेक्टिव्स। अगेन आई एम सेइंग डोंट स्किप, प्लीज चेक योर प्रोग्रेस। आपको सारी चीज़ के आंसर्स दे रखे तो कोई इशू ही नहीं है, आप खुद से सॉल्व करिए, आंसर्स देखिए एंड आपका वो हो जाएगा। ओके, अब है हमारे पास यूनिट 3 मल्टीपल मीनिंग्स। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें जो हमें समझनी है, दैट इज होमोनीम्स एंड होमोफोन्स। इनमें सिर्फ ये 2 ही चीज़ है, इन दोनों का ही हमको मतलब किस तरह से इसको फिल इन द ब्लैंक्स में यूज़ करते हैं, किस तरह से इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं, सिर्फ ये 2 चीज़ पढ़नी है। चलिए देखते हैं, इसमें हमको सिर्फ यही 2 चीज़ पढ़नी है, जल्दी से हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, होमोनीम्स क्या होते हैं? वर्ड हैविंग द सेम साउंड एंड स्पेलिंग्स। अब देखिए, वी ग्रो मिंट इन अर किचन गार्डन, दीज कॉइन्स हैव जस्ट कम फ्रॉम द मिंट। अब मिंट स्पेलिंग भी सेम है, बोला भी सेम जा रहा है मिंट मिंट, लेकिन मतलब है मिंट मतलब यहाँ पे है पुदीना जो हम किचन गार्डन में यूज़ करते हैं, ग्रो करते हैं। और दीज कॉइन्स, अब यहाँ पे मिंट का मतलब क्या है? जहाँ पे कॉइन्स बनते हैं या फिर रखे जाते हैं। ठीक है, तो 2 सेम वर्ड मतलब सेम बोला जा रहा है बट इनका मीनिंग अलग है, इनको हम कहते हैं होमोनीम्स। अब इसमें हमारे पास होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होते हैं? जिनकी बोलने का तरीका एक हो, मतलब हम उनको बोल रहे हैं तो वो सेम साउंड हो रहे हैं, ब्रेड ठीक है और ब्रेड, दोनों में बोला हमने सेम साउंड किया, लेकिन इनकी स्पेलिंग अलग है, BRAID BRAYED, और इनका मतलब भी अलग है। तो पहले वाले होमोनीम्स में क्या था? सब कुछ सेम था बट उसका मीनिंग अलग था, बोलने का तरीका भी सब कुछ सेम बस मीनिंग अलग। इसमें क्या है? बोलने का तरीका एक है लेकिन आपकी स्पेलिंग जो इसमें डिफर कर रही है। ठीक है, तो इसमें और इसका वर्ड्स तो डिफरेंट है ही, तो इसको हम कहेंगे होमोफीन्स। आपको ये क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि अगर आपके एग्जाम्स में आते हैं कि ठीक है इन वर्ड्स के होमोफीन्स बताइए, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि होमोफीन्स होते क्या हैं तो आप बताओगे कैसे? इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, और इनकी सारी जो चेक प्रोग्रेस दे रखी है आप इनको कर लेंगे, आपका ये पूरा टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन करने में। ठीक है, ये हमारी पूरी एक यूनिट हमारी आपकी हाफ एन आवर में अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। देन है हमारे यहाँ पे यूनिट 4 स्टडी ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट। इसमें क्या दिया हुआ है हमको ना? इसमें बहुत सारे पैसेज दिए हुए हैं और उनके क्वेश्चंस हमको पूछेंगे, उस पैसेज के बिहाफ पे हमको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ये वाला हमें पहले भी एक जो इंग्लिश का सब्जेक्ट था, इंग्लिश कम्युनिकेशन, अगर आपने पढ़ा होगा उसमें भी था कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसके बिहाफ पे आपको आंसर सॉल्व करने हैं। ये भी इजी है, तो यूनिट 4 में भी आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इसमें एक जो है वो पोइट्री है, वो आपको थोड़ा सा पढ़ना है, वरना इसमें आपको कुछ ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यूनिट 4 भी आपकी इजीली हो जाएगी। चलिए देखते कैसे। अब इसका मुझे दिया हुआ है MK गांधी प्लेइंग द इंग्लिश जेंटलमैन। ठीक है, इसमें आपको पूरा ये दिया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं पैराग्राफ, और फिर उनके बिहाफ पे यहाँ पे आपके से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पहले आप क्वेश्चंस खुद कर लें, जितना आपसे हो सकता है उतना खुद कर लें, कोई टेंशन नहीं है। जो आपसे नहीं हुआ उसके आप पीछे आंसर्स देखिए और करिए। गाइज मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप चेक योर प्रोग्रेस अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि आपको सिर्फ एक तरह से क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं और वो क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे से समझ के याद करने हैं। यू गुड टू गो इन एग्जाम्स। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब इसमें हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है स्प्रिंग, जिसका नाम है स्टडी द पोयम स्प्रिंग। ठीक है, अभी हम पोयम पे आ गए हैं। पोयम इंपॉर्टेंट है, पोयम समझने में थोड़ा टाइम लगता है, पैराग्राफ तो हम समझ लेते हैं बट पोयम की थोड़ी वर्डिंग्स जो होती है वो थोड़ी लिटरेचर के फॉर्म में होती है, तो हमको थोड़ा टाइम लगता है। तो देखिए इसमें कैसे, पहले तो इसमें आपको पोयम इसमें सारी समझा रखी है। ठीक है, ग्लोसरी भी दे रखी है जिन वर्ड्स की आपको मतलब नहीं पता। उसके बाद आपके यहाँ पे ना इसके सारे मीनिंग्स पीछे हुए हैं, तो ये मीनिंग्स आपको मिल जाएंगे आंसर्स में। चेक योर प्रोग्रेस है, इसके आंसर्स में। इस तरह से आपकी जो ये पोयम है ये कंप्लीट हो जाएगी और इस तरह से आपको पता भी चल जाएगा कि ये पोयम में से किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको कुछ नहीं आए तो सिंपल है, गूगल करिए, ये वाली पोयम निकालिए, इसका समरी पढ़िए और समरी पढ़ने के बाद तो आपके आराम से हो ही जाएंगे। ठीक है, ये हमारा यूनिट 4 में ऑलमोस्ट यही है, पोयम का टेक्स्ट, पोयम के पैराग्राफ में से आंसर देना और पूरे पैराग्राफ के उसमें से आंसर देना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आगे इसमें और क्या बताया हुआ है। हमारी यूनिट 1 खत्म हो चुकी है। इसमें आपको बहुत इजी थी, होमोनीम्स होमोफोन्स पढ़ने थे, लिटरेरी टेक्स्ट पोएट का पढ़ना था और क्या पढ़ना था, और आपको फ्रेजेस वर्ड्स पढ़ने थे, बस इतना ही था। यूनिट ब्लॉक 1 फिनिश हो गया। ठीक है, बहुत ईजीली हो जाएगा। अब हम ब्लॉक 2 देखते हैं, इसमें हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। रिदम, इसमें आपकी इसकी डेफिनेशन आपको याद करनी है। ठीक है, ऐसा आ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिदम। देन इसके आप एग्जाम्पल्स पढ़ लेंगे सारे। ठीक है, और सारे एग्जाम्पल्स पढ़ने के बाद देन वी हैव राइम, इसकी डेफिनेशन अच्छे से याद करनी है। देन वी हैव एलिटरेशन, इसकी आपको डेफिनेशन अच्छे से याद करनी है और इसमें समझना है कि ये क्या है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल्स में पढ़ने में आपको समझ आ जाएगा। देन यहाँ पे एसोनेंस, इसमें 4 to 5 जो डेफिनेशंस थी ना, इसको आप याद कर लेंगे, वो इनफ होगा। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं हम
यूनिट 5 फिनिश्ड, बस आपको उसमें वो डेफिनेशन है वो अच्छी याद करनी है, आपकी एक यूनिट कवर हो जाएगी। देन वी हैव यूनिट 6 फिगर्स ऑफ स्पीच। अब इसमें देखते हैं कि इसमें हमें क्या पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक स्माइल, एज सेम आपको इसमें इसका समरी, मतलब समरी बोल रही हूँ मैं, हाँ आपको इसमें ना अपनी डेफिनेशन याद करनी है, शॉर्ट्स नोट में आ सकती है। देन वी हैव, इसमें ना आपको पता चल जाएगा पढ़ के कि इसमें स्माइल्स कौन सी होती है, कि किस तरह से हमें दो चीज़ को कंपेयर कर रखा है, कितनी बार उसको हमने कंपेयर कर रखा है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्माइल्स। तो आप उसमें देख लीजिए। नेक्स्ट फिर हमारे पास है मेटाफर। अगेन गाइज मेटाफर इज ए इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि इसमें बन सकता है कि मेटाफर बताइए कि क्या क्या मेटाफर्स यूज़ करे हुए हैं, या किस तरह से मेटाफर्स को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और द रिवर स्नेक्स, अब देखिए इसमें एग्जांपल देखिए, रिवर स्नेक्स इट्स वे थ्रू द मेमोरीज। स्नेक्स इट्स वेज का मतलब क्या हुआ कि उस जो रिवर है उसने अपने माउंटेन्स तक का स्नेक्स जैसे टेढ़ा मेढ़ा स्नेक्स टेढ़ा मेढ़ा चलता है ना, तो इसलिए उसको ऐसे स्नेक्स दिया हुआ है। तो ये ना इसमें मेटाफर हो गया, ठीक है। द राइप पम्पकिन्स फॉर गोल्डन आइडियल्स अमंग द कॉर्न फ्लेक्स। गोल्डन आइडियल्स मतलब ये जो राइप पम्पकिन्स हैं ये गोल्डन आइडियल्स है, मतलब ये इतने अच्छे हैं कॉर्न स्टॉक से। गोल्डन आइडियल क्या होता है, जिसको हम देखने के बनना चाहते हैं, जिसको देखकर, तो वैसा ही इसमें ऐसा बता। अब हमारे पास एक और डेफिनेशन है सिनेक्डुकी। इसमें क्या होता है कि ना जो हम पूरा एक चीज़ को हम एक ऑब्जेक्ट या फिर एक होल पार्ट की तरह लेते हैं, मतलब उस चीज़ को हम पूरा एक सेंटेंस में मेन पार्ट दे देते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे है ना, हैज़ माइक गॉट व्हील्स। अब हैज़ माइक गॉट व्हील्स अगर हम इसका नॉर्मल वे देखें तो ऐसा हो रहा है कि क्या माइक के पास पहिए हैं, टायर्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता। अब हमने जो कार है उसको एक मेन ऑब्जेक्ट दे दिया है व्हील्स, ठीक है, उसके जो इंपॉर्टेंट है व्हील्स, तो हम बोलेंगे हैज़ माइक गॉट व्हील्स, मतलब क्या माइक के पास कार या मोटरसाइकिल कुछ है। लुक एट दैट स्कर्ट, मतलब उस लड़की ने जो स्कर्ट पहनी हुई है, तो हम उस लड़की को नहीं बोलेंगे, उस स्कर्ट को हमने ले लिया और उसको हम ऐसा होल यूज़ कर रहे हैं, उस पूरी लड़की को बोलने में यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे लिख देंगे लुक एट दैट स्कर्ट, ठीक है। इसकी आपको डेफिनेशन आ सकती है। अब यहाँ पे चेक की और आपको प्रोग्रेस दिया हुआ है, ओके, ये आप पढ़ लेंगे। देन हमारे पास ना एक और डेफिनेशन है मिटोनिम, ठीक है, इसको आपको डेफिनेशन याद करनी है। ये क्या है, इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विन द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट और एडजेसेंट इज सब्सटीट्यूटेड फॉर दैट ऑफ द थिंग मीन्ड। अब इसमें एक चीज़ को लेकर हम दूसरी चीज़ को रेफर करते हैं। आई इन्जॉय रीडिंग शेक्सपियर्स। अब मैं उसको ही प्लेज में उसको इन्जॉय करता हूँ, लेकिन मैंने पूरा लिख दिया कि मैं शेक्सपियर का पूरा फुल उसको इन्जॉय करता हूँ, ठीक है। अब मिनिस्टर ऑफ द क्राउन, अब जैसे किंग को है तो किंग को हमने क्राउन बोल दिया, तो इसको बोलते हैं मिटोनॉमी, ठीक है। अब ये आपको वो करनी है। देन वी हैव नेक्स्ट टॉपिक इज पर्सोनिफिकेशन। जो मैं आपको बता रही हूँ ना, इनको आपको डेफिनेशन याद करनी है, या तो इनके बारे में कुछ पूछ सकते हैं और या फिर इनकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि मेन कैरेक्टर, या तो फिर वो पोयम में हो या फिर वो नोवेल में हो, जैसे पिक्चर्स में ना तो मेन कैरेक्टर वही होता है पर्सोनिफिकेशन। लेकिन पर्सोनिफिकेशन कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वो कोई इंसान हो। जैसे कि अब हमने मूवी देखी है द लायन किंग, आई है लायन किंग ही है शायद उसका नाम ना, लायन किंग, हाँ। तो हमने वो मूवी देखी है, उसमें जो वो शेर है वो पर्सोनिफिकेशन होता है, वो मेन होता है, शेर खान है ना। तो फिर ऐसा ही उसमें तो फिर पर्सोनिफिकेशन कोई भी बन सकता है। एक मूवी आई है समझिए, उसमें सारे वो थे, अब नॉन लिविंग थिंग्स है, तो उसमें हमने जो राइटर है वो पर्सोनिफिकेशन एक चेयर को बना सकता है, किसी भी चीज़ को जो उसमें मेन होती है वो पर्सोनिफिकेशन होती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है बिजी ओल्ड फूल अनरूली सीन वाई डज द, ये जो इसकी पोयम है। तो अब इसमें देखिए, इसमें जो सन राइजिंग है इसके बारे में ज़्यादा टॉक किया हुआ है, तो जो सन की राइजिंग है उसको हमने बोला हुआ है पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। अब पैसेज फॉर स्टडी, मतलब ये आपको पैसेज दिया हुआ है, इसको आपको स्टडी करना है और इसके बिहाफ पे ये क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिर हम इस पूरे ब्लॉक में मेनली आपकी सारी जो है वो डेफिनेशंस ही हैं, तो आप इन ब्लॉक्स में डेफिनेशंस अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आपके ये ब्लॉक्स ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम फर्स्ट यूनिट 7, यूनिट 6 में क्या थी, मोस्टली हमारी सारी जो थी वो डेफिनेशन थी। यूनिट 7 में देखते हैं, हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है आयरनी, जो कि बहुत मेन है, ठीक है। पैराडॉक्स, पेज नंबर 134। ये जो डेफिनेशंस है आपको ये याद करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये 1 to 3 वर्ड्स की डेफिनेशन है, और इनके जो आप एक सिंपल एग्जांपल याद कर लीजिए, जो भी आपको क्वेश्चन में आए उसके नीचे उसको विद एग्जांपल लिख दीजिए, ठीक है, आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा वो, ओके। तो ये हो गया हमारा पैराडॉक्स। नेक्स्ट देखते हैं, इस पूरी यूनिट में आपकी सिर्फ डेफिनेशन है, और ये वाली जो मैं आपको बता रही हूँ ये मेंस डेफिनेशंस हैं, ये आपको याद करनी है, क्योंकि एक बहुत बार एग्जाम्स में आ सकती है एल्गोरिथम, ठीक है। इसमें अब आप इसका ये पढ़ लेंगे। देन वी हैव सिंबल, इसकी आप डेफिनेशन पढ़ लेंगे।
यूनिट 8 में जितनी भी आपको पोएम्स दे रखी है ना, जैसे कि यहाँ पे अभी हमको मेंशन करा हुआ है, ये जो सारी पोएम्स हैं इनको आपको पढ़ के और इनका मीनिंग समझ के जाना है। लास्ट ईयर पेपर में भी हमने देखा था कि हमको पोएम के फ्रेजेस आए थे, उनसे हमसे मतलब पूछे गए थे। तो ये जो जितनी भी पोएम इस वाले यूनिट में, ये वाली यूनिट की मेन है सबसे, तो इस वाले यूनिट में जो जो पोएम पूछी गई हैं उनकी आप समरी पढ़ सकते हैं और उनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, जो जो उनके बारे में ग्लोसरी दी हुई है, मतलब उनके मीनिंग्स दिए हुए हैं, ठीक है, वो आपको अच्छे से रीड करने हैं। अब हम आ गए हैं ब्लॉक 3 में, ठीक है। तो हमारा